हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन इन 1D को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक बॉडी की वेलोसिटी को देखा था दूसरी मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ऐसे मैंने बोला था कि दो बॉडीज है, ए बॉडी और बी बॉडी, और वी ए जो है, वी ए देखो इसमें बताऊं, वी ए जो वी और वी बी जो है, दीज आर वेलोसिटीज। ये वो वेलोसिटीज है, वेलोसिटीज जिनको सेम फ्रेम से मेजर किया गया है, मेजर्ड फ्रॉम सेम फ्रेम, मेजर्ड फ्रॉम सेम फ्रेम। अमूमन ये होता है ग्राउंड, मतलब ये वी ए और वी बी जो है ना, इन्हें कहा जाता है एब्सोल्यूट वेलोसिटीज, है ना। और ये अमूमन होती है फ्रॉम ग्राउंड, मोस्टली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देख लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे बताओ बी की वेलोसिटी क्या है, अगर ए से देखा जाए तो उसी को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और हमें वो पता है, वो होता है वी बी माइनस वी ए। तो इसको समझने का और एक तरीका है, वो ये, हम इसको जुगाड़ के जरिए समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे हमारे लिए आसान हो जाएगा यूज करना। तो इसके लिए एक जुगाड़ है, वो क्या है, देखो आप कहां से देख रहे हो, ए देख रहा है बी को, तो जो देख रहा है ना उसको रेस्ट में लाओ, है ना। ये बस जुगाड़ है, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखा हर एक आंसर का। तो इसमें जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ब्रिंग, अभी हमारा जो है अभी ए के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ब्रिंग ए इनटू रेस्ट, तो इसको रोक दीजिए, है ना। तो इसको रोकने के लिए देखो, अगर ए को हम ए से देख रहे हैं ना बी को, अगर ए को रोकना है तो इसको कहां रफ्तार दे, ऐसे वी, तो इसको अपनी ही रफ्तार हमने पलट कर दे दी। तो अब इसकी नेट क्या होगी, अब इसकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 0, है ना। तो देखो अब अगर ये खुद रुक गया, अब ये बी को देखेगा, बी तो अपनी वी बी वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन वो किसी दूसरे आदमी ने, या वो इस केस में हमने वो ग्राउंड से मेजर किया था, लेकिन जब ये ए वाला भाई साहब बी को देखेगा तो इसको जो नजर आएगी वेलोसिटी वो है वी बी ए। तो ए को रेस्ट में लाया, जो मतलब ए बॉडी को, जो ए को पलट कर दिया, जो हमने ए को पलट कर दे दिया, वही आपको बी को भी पलट कर देना है, वही बी को भी पलट कर दे दो। तो ये रखना है याद आपको। तो ठीक है, अब जो नेट वेलोसिटी, अब जो नेट वेलोसिटी बचेगी, नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी यहां एक्सेलरेशन हो, कभी कभार हमें एक्सेलरेशन भी होता है, नेट वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, जो बी की बचेगी अब, वो रिलेटिव का आंसर है। दैट इज द आंसर फॉर रिलेटिव, वो रिलेटिव का आंसर है। कहने का मतलब, तो ये कुछ पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो। देखो हमने जब ए के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो ए को रोक दिया, अब ए को रोक दिया, उसको पलट कर कितना दे दिया, वी ए, तो इसको भी इतना ही पलट कर देना है, तो इसको कितना पलट कर देना है, वी ए। अब देखो मॉडिफाइड सिचुएशन अगर मैं यहां बना लूं, तो ये तो आ गया अब रेस्ट पे, नाउ दिस ए इज एट रेस्ट, ए एट रेस्ट। जब ये बी को देखेगा, तो बी को जब ये देखेगा, तो अब इसकी नेट रफ्तार क्या बची, इसकी आगे की तरफ बची वी बी माइनस वी ए, है ना। तो वी बी माइनस वी ए जो है, यही है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब हमें समझ में आना चाहिए, देखो इस केस में जो है ना, दोनों बॉडी स्ट्रेट जा रही थी, एक ही लाइन में जा रही थी, एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, तो अब जाके रिलेटिव वेलोसिटीज क्या हो जाती है, एड, है ना। हाँ, अब अगर मैं बताऊं कि ये ए इधर जा रहा है, इसकी रफ्तार है इधर, इनिशियल रफ्तार, और ये बी बॉडी जो है इसकी रफ्तार है इधर। अगर मैं बोलूं व्हाट इज वी ए बी, अगर ए की रफ्तार चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बी से देख रहे तो बी को रोक दो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। देखो किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, हमें ए की रफ्तार चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो बी को रोक दो। तो बी को कैसे रोके, वी बी इधर है तो वी बी इधर दे दो। अब ये बॉडी आ गई रेस्ट में, तो इसको किधर की तरफ दे दिया, पलटकर इधर की तरफ, तो इसको भी कहां देना पड़ेगा, इधर की तरफ। अब इसकी जो नेट वेलोसिटी बची, इसकी नेट वेलोसिटी बची वी ए प्लस वी बी, है ना। आपने रोका किसको, बी को रोका। अब जो ये आंसर आया, ये ए की वेलोसिटी है, लेकिन जब बी को रोका गया तो दिस इज वी ए बी। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी जा रही है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना वो ऐड हो जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो वो वेलोसिटी जो है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। और कुछ चीजें कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। देखो
कभी कभार ये तो मैंने अभी वेलोसिटी पे दे दिया, अब अगर एक्सेलरेशन देखी होगी, जैसे मैं बताऊं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या करोगे, फिर से ए बी माइनस ए ऐसे। और ये आपको याद रखना है कि ये ए बी और ए कहां से लिए गए होंगे, सेम फ्रेम से, लेकिन ये वाली एक्सेलरेशन बी की है ए के रेस्पेक्ट में। कुछ चीजें जो है the quantities that do not depend on frame of reference, that do not depend on frame of reference, मतलब कुछ चीजें हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो क्या है देखो, मतलब अगर यहां पर एक बॉडी है, इसकी रफ्तार है va और इसकी रफ्तार है बहुत ज्यादा, यहां पे दूसरी रफ्तार है, इसकी वेलोसिटी जो है वो है कम और घट रही है, मतलब इस वाली बॉडी की रफ्तार वो बढ़ रही है और इस वाली बॉडी की जो रफ्तार है वो घट रही है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये बॉडी इसको ओवरटेक करेगी, है ना। अब कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगी तो डेटा पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं एक ऑब्जर्वर ले लूं ग्राउंड पे, मैं ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर ले लूं, ओके, और एक ऑब्जर्वर ले लूं यहां ए के अंदर जो बैठा है, तो अगर मैं बोलूं ग्राउंड वाले भाई साहब को बताओ कितने टाइम बाद इसने ओवरटेक किया, मान लो इसने बोला 10 सेकंड, और अगर मैं ए के अंदर बैठा जो आदमी उससे पूछूं वो भी 10 सेकंड ही बोलेगा, क्योंकि टाइम जो होता है ना, टाइम ऑफ इवेंट जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो पहला है टाइम, क्या है, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। दूसरा यह है कि देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर मैं कार के अंदर दो पॉइंट ले लूं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, है ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, चाहे इस बॉडी की रफ्तार कितनी बढ़े कितनी घटे, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, क्योंकि जो इस पॉइंट के साथ होना है वही इस पॉइंट के साथ भी हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है ना, इट डज नॉट चेंज। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डू नॉट चेंज। तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती। आप किसी भी फ्रेम से देखो, जैसे अगर ये ग्राउंड पे आदमी लोकेटेड है, उसके मैं बोलूं बताओ ए और बी के बीच की दूरी, ये कुछ दो पॉइंट्स है ऐसे, तो उसने बोला 4 मीटर। और अगर मैं इस ऑब्जर्वर को पूछूं जो कि इस गाड़ी के अंदर है, वो भी तो वही बोलेगा, है ना। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। और इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं, जैसे इंडिविजुअल फोर्सेस जो होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि मैं बोलूं देखो, आपने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया ऐसे 5 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, और यही जो है ना, ये सिस्टम जो है ये कहां रखा गया है, गाड़ी के अंदर रखा गया है ऐसे। तो अब अगर मैं यहां पे एक ऑब्जर्वर जो इस गाड़ी के अंदर बैठा है ऐसे, इससे पूछूं बताओ इस ब्लॉक पे जो टेंशन है वो कितना लगेगा, या इस ग्राउंड पे लोकेटेड बंदे को पूछूं बताओ इस ब्लॉक पे ये 5 न्यूटन है, क्या ये 5 न्यूटन ही है, बोलेगा यस ये 5 न्यूटन ही है। और इस गाड़ी के अंदर जिसकी अपनी एक्सेलरेशन हो, अपनी वेलोसिटी हो, जब ये इस ब्लॉक को देखेगा तो इसके लिए भी ये 5 न्यूटन ही है, इसके लिए भी ये टेंशन ही है, और ये ग्राउंड पे जो आदमी लोकेटेड है उसके लिए भी ये सेम ही है ना। तो इसीलिए इंडिविजुअल फोर्सेस जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। लेकिन कुछ क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है, कुछ क्वांटिटीज है तो बहुत सारी, लेकिन हम कुछ देखेंगे क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली बात तो ये कि स्पीड, देखो इस बी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी रफ्तार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी और इस ए के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी, है ना। ऐसे ही एक्सेलरेशन, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही मोमेंटम, तो ये कुछ चीजें हैं, या डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ऐसे। सो दिस, तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन जो मेजर चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कुछ क्वांटिटी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड इंडिविजुअल फोर्सेस जो लगते हैं, और टाइम जो होता है, एक तो टाइम, एक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट चेंज, और इंडिविजुअल फोर्सेस जो वो उस पे डिपेंड नहीं करते। और इसमें आपने जुगाड़ देखा कि अगर आप किसी एक बॉडी का मोशन देख रहे हो किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसको रोक दो, उसको रोकने के लिए जो चीजें उसको पलट कर दे दी, वही सेम चीजें जो है ना दूसरी बॉडी को भी पलट कर दे दो, फिर जो आंसर आएगा आपका, चाहे वेलोसिटी का चाहे एक्सेलरेशन का, वो रिलेटिव का आंसर आता है ना। तो ये चीजें, और एक चीज मैं आपको बता दूं, लेट्स सपोज ये समझाने के लिए
दिस इज ए शिप, ये एक शिप है और इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज अनदर शिप ऐसे, और ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट एंड ये है साउथ। तो ये शिप कहां जा रहा है? ये शिप जा रहा है 4 मीटर और ये 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज शिप ए, दिस इज शिप बी। तो ऐसे पूछा जाता है, बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रेस्पेक्ट टू शिप बी। तो हमसे क्या पूछा है? ए शिप की जो रफ्तार है बी के रेस्पेक्ट में वो बताओ। तो मैंने आपको इसका जुगाड़ जो बताया है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको रोक दो। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? बी के रेस्पेक्ट में, तो बी इधर है, तो बी को जब रोक देंगे, देखो आंसर क्या आएगा। बी को रोकने के लिए इसको 3 इधर है, तो 3 कहां दे दे? इधर नीचे, है ना। इसको नीचे की तरफ अगर दे दिया, इसको नीचे की तरफ दे दिया 3, तो इसको तो पलट कर दे दिया, किस डायरेक्शन में दे दिया? इस डायरेक्शन में। तो इसको भी कहां देना होगा? इसको भी इधर देना होगा 3। आर यू गेटिंग इट? फिर से समझो, हम बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको 3 मीटर पर सेकंड तो अपनी थी, इसको रोकने के लिए कहां दे दे? नीचे। अब इसको नीचे की तरफ दिया, जुगाड़ कहता है कि 3 मीटर पर सेकंड इसको भी नीचे की तरफ दे दो। तो अब क्या बचा? इधर बचा इसका 4 मीटर पर सेकंड, तो इधर कितना बचा? 3 मीटर पर सेकंड। अब जो नेट आएगा वो नेट कुछ ये होगा, वो बच्चे नेट कुछ ये होगा ऐसे, तो ये होगा वी नेट। ये वी नेट कुछ नहीं है, यही है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये है कितना? दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 जो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना। अब आप एंगल वगैरह भी निकाल सकते हो इसमें, कि ये एंगल वगैरह कैसे निकाले, tan थीटा परपेंडिकुलर वे बेस्ड, तो वो कर सकते हो। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन इसके बेस्ड करते हैं। वो ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो 2 कार्स है ऐसे, सेम लाइन में वो जा रहे हैं। दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी ऐसे, ये है कार बी। अब ये सेम लाइन में और सेम लाइन में जा रहे हैं, ठीक है ना। और कार ए विथ एक्सेलरेशन ए 4 मीटर पर सेकंड। तो ए इसकी एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड कार बी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसकी रफ्तार जो है ना, इसकी रफ्तार जो है वो है कांस्टेंट, और है कितनी? 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये कहानी है टी इज इक्वल टू 0 की। दिस इज द कहानी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी। ये तो कॉमन सेंस से हमें समझ में आता है कि ए गाड़ी किसको ओवरटेक करेगी? बी को ओवरटेक करेगी। इसका कारण यह है कि इसने रेस्ट से शुरू किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, लेकिन इसको एक्सेलरेशन है, तो इसकी रफ्तार धीरे 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 बढ़ेगी। इसकी रफ्तार तो कम है, तो शुरुआत में ये थोड़ा आगे निकल जाएगी, लेकिन ये रफ्तार पकड़कर फाइनली इसको क्रॉस करेगी। तो हमें से क्या पूछा है? बताओ ये ए गाड़ी बी को कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगी। तो हमें समझ में आता है कि टाइम ऑफ इवेंट जो है ना, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो हम क्या करें? जिसको हमें ओवरटेक करना है उसको रोक दो। तो हमें बी को ओवरटेक करना है, ए गाड़ी बी को ओवरटेक करेगी, तो इसको रोक दो। इसके पास क्या है? 1 मीटर पर सेकंड, तो रोकने के लिए कहां की तरफ दे दे? 1 मीटर पर सेकंड इधर। तो इसको भी कहां की तरफ दे दे? इसको भी कहां? इसको यहां की तरफ दे दे, है ना। अब ये भी बताया होगा, हाँ, कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड द कार बी। तो इस टाइम पे जो है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट्स 10 मीटर। अब सीधी सी बात है, अब बी जो है ना, जुगाड़ से देखा जाए, ये बी वाली गाड़ी जो है इट्स एट रेस्ट। किसके रेस्पेक्ट में? अगर रिलेटिवली देखा जाए तो इसकी जो रफ्तार है वो अब 0, तो ये अब रेस्ट में, रिलेटिव रफ्तार। अब देखो ए की बात अगर की जाए तो इसको एक्सेलरेशन है रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं ए आर नहीं लिख रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको रोक दिया। जो भी अब आंसर, जो भी हम कोई चीज लिखेंगे वो रिलेटिव ही लिखेंगे, और इसको पलट कर हमने दे दिया 1 मीटर पर सेकंड, है ना। तो पीछे की तरफ जो भी चीज होगी वो नेगेटिव मानेंगे, और आगे की तरफ जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव। अब इस ए को अगर दे, इस ए के रेस्पेक्ट में बात करें, ए कब बी को ओवरटेक करेगा? जब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो जाएगी? 10 मीटर जब रिलेटिव डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो ये एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन।
वी कैन यूज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन सेज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। लेकिन हम रिलेटिव की बात करें तो चलो रिलेटिव लिखो, मैं रिलेटिव नहीं भी लिखता क्योंकि मुझे समझ में, मैंने उसको जुगाड़ से रोक दिया है, तो मुझे बस वैल्यूज ही पुट करने। अब देखो रिलेटिव डिस्टेंस ए बी को तब पकड़ पाएगा जब रिलेटिवली इसके रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, 10, तो 10 लिखो। इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, इसको इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे देखा जाए तो इसकी रफ्तार है किधर, पीछे की तरफ, तो लिखना चाहिए -1 और मल्टीप्लाइड है t टू t, है ना, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन रिलेटिव है आगे की तरफ तो 4t स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 2 4। तो फाइनली बन जाएगा या ये बन जाएगा 2t स्क्वायर, ठीक है, -10 माइनस टी, और ये आएगा -10। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, तो यहां से हमें सॉल्यूशंस तो निकल आएंगे, तो क्योंकि बिकॉज दिस इज क्वाड्रेटिक इन टी। लेकिन हम थोड़ा जुगाड़ भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। 2.5 को पुट करें तो क्या आएगा, 2t स्क्वायर आएगा 6.25, माइनस टी की वैल्यू है 2.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2 ये बन जाएगा 5, 2 5 10, हाँ 5, 2 6 12, तो 12.5, तो माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो दिस इज 2.5 जो हमने पुट किया इसमें, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व भी कर सकते हो, बट ये स्मार्ट तरीका रहता है कि थोड़ा ऑप्शन जो है ना उनको पुट करके देख लो। बाकी हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, वो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अब आगे चलते हम रिलेटिव को कंटिन्यू करते। हाँ, और एक सवाल, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इफ व्हेन दे मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं यूनिफॉर्मली, मतलब उनकी स्पीड जो भी है वो कांस्टेंट है, लेट्स कॉल इट v1 एंड लेट्स कॉल इट v2 एंड दीज स्पीड्स आर नॉट चेंजिंग, ये कांस्टेंट है ना, तो v1 और v2। हाँ, दे गेट 4 मीटर क्लोजर इन ईच सेकंड, तो हर सेकंड में वो कितना क्लोज आ जाते हैं, 4 मीटर। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो उनकी जो रफ्तार है, उनकी जो सेपरेशन है वो कम होती है 4 मीटर हर एक सेकंड में। तो अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए ये कुछ भी नहीं, दिस इज रिलेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, किसी एक पर बैठकर अगर इस पे बैठ जाऊं तो v1 किधर दूंगा, इधर, इसको भी पलट कर दूंगा तो फिर v1 इधर, तो इसकी नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या बचेगी, v1 प्लस v2। और ये वाली दूरी जो है ना, ये एक सेकंड में कितनी कम होती है, 4 मीटर। तो हम सीधा लिखेंगे ना, रिलेटिव वेलोसिटी इज नथिंग 4 मीटर एक सेकंड में, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अपोजिट, जब बॉडीज अपोजिट आ रही होती है तो v1 और v2 इनका रिलेटिव बन जाएगा v1 प्लस v2 जो है वो है 4। दिस इज फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद क्या बोला है, एंड व्हेन दे मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं यूनिफॉर्मली, अभी भी रफ्तार वही v1 और इसकी रफ्तार क्या है, इसकी रफ्तार है v2, ओके। दे गेट 4 मीटर क्लोजर ईच 4 मीटर ईच 10 सेकंड्स। अब वो 4 मीटर तो नजदीक आते हैं लेकिन हर 10 सेकंड बाद। तो अभी भी हमें समझ में आता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब रिलेटिव क्या लिखा जाएगा, सेम v1 माइनस v2 लिखो या v2 माइनस v1 लिखो, एक ही बात है। बाकी हमें एक पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें ये पता चलेगा कि किसकी रफ्तार ज्यादा किसकी रफ्तार कम। तो v1 माइनस v2 जो है वो कितना आएगा, 4 मीटर लेकिन हर 10 सेकंड, तो 0.4। अब देखो v1 प्लस v2 4 और v1 माइनस v2 किसके बराबर, तो इसको लिख सकते हैं ना v2 प्लस 0.4। अब देखो, अब मुझे v1 और v2 ही तो चाहिए, तो यहां v1 को पुट करो v2 प्लस 0.4, v2 प्लस 0.4 प्लस अपना v2 इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाएगा 2v2 इंप्लाइज 2v2 इज इक्वल टू 4 में से 0.4 तो 3.6 इंप्लाइज जो v2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 1.8 मीटर पर सेकेंड। अब v2, तो v1 उसी के हिसाब से कितना आएगा, v1 का जो वैल्यू है v2 तो 1.8 प्लस 0.4 2.2, हाँ जी हाँ गुड, तो 2. तो ये, तो इसमें आपको यही समझना है कि जब ये एक दूसरे के पास आ रही होंगी ये बॉडीज, तो सीधी सी बात है जो रिलेटिव सेपरेशन है वो घट जाएगी। जब सेम डायरेक्शन में तब भी घटेगी,
तब भी घटेगी लेकिन स्लोली घटेगी। और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी z हो जाती है, जो मैंने लिखा v1 प्लस v2, और वो 4 मीटर हर एक सेकंड में पास आ जाते हैं। लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो समझ में आता है कि v1 उस टाइम पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v1 माइनस v2 हो जाएगी, है ना, या v2 माइनस v1 लिख सकते हो। तो मैंने लिखा v1 माइनस v2, तो 4 मीटर तो वो क्लोज आ जाते हैं लेकिन हर 10 सेकंड के बाद। तो इनको सॉल्व करके हमें आंसर आ गया, है ना, ठीक है। अब और एक सवाल देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी का है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। ऐसे एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर, तो इसकी हाइट है बच्चे 100 मीटर। तो यहां से हमने लेट सपोज ये ए बॉल है, तो इसको हमने ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। लेकिन नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो g है, वो तो लगेगा, कॉमन सेंस। हाँ, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। तो इसी टाइम पे जब उसको छोड़ा तो हमने नीचे से एक आइडेंटिकल बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया जिसकी रफ्तार है ub, और वो 50 मीटर पर सेकंड के बराबर है ना, ओके। और लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कहां की तरफ, वो g नीचे की तरफ। हाँ, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर, तो ये कितने टाइम बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। हमें पता है जो टाइम ऑफ इवेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो मैं क्या काम करूं, मैं यहां इसको रोक दूं फिर इसको देखूं, या इसको रोक दूं फिर इसको देखूं, है ना। तो चलो हम किसी एक को रोक लेते हैं, इसको रोकने के लिए, ए को रोकने के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसको रोकने के लिए इसको जी कहां लगा, नीचे, तो इसको जी कहां दे दे, ऊपर। अब ये आ गई रेस्ट में रिलेटिवली, तो इसको रोकने के लिए हमने जी कहां दिया, ऊपर। अब रूल क्या कहता है, जो जुगाड़ है वो ये कहता है कि जो इसको पलट कर दिया उतना ही सेम क्वांटिटी इसको भी पलट कर दे दो। इसको कहां दिया था, ऊपर की तरफ, तो इसको भी कहां की तरफ दे दे, ऊपर की तरफ, है ना। अब देखो बचा क्या, यहां ये वाली बॉडी जो है ये है रेस्ट पे, दिस इज एट रेस्ट। अब ये वाली बॉडी जो है, ये वाली बॉडी का जी नीचे और जी ऊपर, तो जी तो कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या सिर्फ, तो फिर सिर्फ यू इसका बचा 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो रहा ही नहीं, यही तो अच्छी बात है रिलेटिव मोशन की, जो एक्सेलरेशन है वो बची ही नहीं, है ना। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में दोनों बॉडीज को एक्सेलरेशन थी, लेकिन जब हमने रिलेटिवली देखा तब कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। तो जो रिलेटिव, देखो मैं ये बोलूं आपको, ये पॉइंट में पहले लिखूं, जो रिलेटिव मोशन, द रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, जो रिलेटिव मोशन होता है अंडर ग्रेविटी इज ए यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज ए यूनिफॉर्म मोशन, वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाती है। तो ये हमने देखा। देखो अब ये बॉडी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो रिलेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, 100 मीटर। तो हमें पता है टाइम ऑफ इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान ले हम कि टी जो है टाइम ऑफ मीटिंग, जब ये मिलेंगी वो टाइम क्या है, टी, तो फिर क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बी इज इक्वल टू स्पीड, इसकी अपनी क्या है, रिलेटिव स्पीड 50 इंटू टाइम है टी। तो ऐसे ही ये और ये कैंसल, तो 10 सेकंड बाद, सॉरी 5 2 10, 2 सेकंड बाद दे विल मीट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो ये जो बॉल्स है ये 2 सेकंड बाद मिलेंगे। अब कभी कभार ये भी पूछा जाता है, बताओ उस टाइम पे ये ए बॉल कहां होगी। तो ये देखना है आपको कि 2 सेकंड में ये ए बॉडी कितना गिर जाएगी, ये गिर जाएगी 1/2 GT स्क्वायर, है ना। तो 1/, कभी कभार ये पूछा जाता है बताओ बी कहां होगी, बी वाली बॉडी कहां होगी। तो आप ए देखोगे कि 2 सेकंड में कितना गिरेगी, फिर 100 माइनस वो वाली, तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि बी वाली जो बी बॉल है वो कितना ऊपर होगी, है ना। हाँ, तो कभी कभार लाइन डियर वाले प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, कभी कभार लाइन डियर प्रॉब्लम पूछी जाती है, लाइन डियर प्रॉब्लम। तो लाइन डियर प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं होता, मान लो कि ये लाइन है, इसकी रफ्तार है v1 और ये डियर है, दिस इज डियर, इसकी रफ्तार है v2। तो अब v1 अगर ज्यादा है v2 से तो लाइन कैचेस डियर, लाइन कैचेस डियर। अब टाइम ऑफ कैचिंग पूछा जाता है, तो सेम डायरेक्शन में देखा जाए, डियर को रोक दो, तो डियर को अगर रोक दे तो इसको v2 इधर की तरफ था तो v2 किधर दे दे, इधर। तो अब ये डियर आ जाती है रेस्ट में। जुगाड़ क्या था, जो इसको पलट कर दिया वो इसको भी पलट कर दे दो। अब इस लाइन को अगर इसको पकड़ना है तो नेट बचा क्या लाइन के पास, इसके पास बचा v1 माइनस v2, और ये डियर अपनी जगह पे रुकी हुई,
रिलेटिवली। लेट सपोज कि इस टाइम पे इनके बीच की दूरी थी d, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइड बाई v1 माइनस v2। कभी तो ये आ जाता है, तो ये लाइन डियर प्रॉब्लम। कभी तो आता है दिस ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर, ट्रेन्स क्रॉसिंग, जो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉसिंग ईच अदर। जैसे कि दो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है ऐसे, एक ट्रेन है ऐसे और दूसरी ट्रेन है ऐसे, इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2, इसकी रफ्तार है V1, इसकी रफ्तार है V2। तो कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसमें भी क्या करना चाहिए, एक ट्रेन को रोक दो। बताओ किसको रोक दे, चलो ठीक है इसी को रोक देते हैं। तो इसको रोकने के लिए V1 किधर दे दे, इधर, तो इसको रोकने के लिए इधर दे दिया। जुगाड़ क्या था, इसको भी इधर की तरफ दे दो। अब देखो ये वाली ट्रेन तो रुक गई जिसकी लेंथ है L1। अब ये वाली ट्रेन जो है इसकी रफ्तार क्या हो गई, V1 प्लस V2। अब सीधी सी बात है, इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए दो बार लेंथ ट्रेवल करनी है, एक तो L1 और दूसरा ये L2। तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आया वो कुछ नहीं आएगा, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी आएगी, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई V1 प्लस। ये बिल्कुल लुल्लू सवाल है, इनमें थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में रख दो। और ये जुगाड़ से थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर हमें देखना नहीं पड़ता कि ये कितना चली वो कितना चली, एक को ही देखना होता है हमें, है ना। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो, द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ ए स्पीड V1 sights another train at a distance s ahead of him। तो एक ड्राइवर ट्रेन के ऐसे, दिस इज ए ट्रेन, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, स्पीड, हाँ इसकी स्पीड है V1। ओके, साइट्स अनदर ट्रेन एट ए डिस्टेंस s, तो इसको और एक ट्रेन दिख जाती है, इसको और एक ट्रेन दिख जाती है, कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड, s डिस्टेंस पे लोकेटेड, s डिस्टेंस पे लोकेटेड इसको और एक ट्रेन दिखाई दी जाती है। ahead of him मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ ए स्लोअर स्पीड, लेकिन इसकी रफ्तार कम है। अब क्या करें, इसकी रफ्तार कम है क्योंकि इस वाले ट्रेन की रफ्तार ज्यादा है, तो ये ट्रेन टकरा सकती है इसके साथ। He applies the brakes and gives a constant deceleration A to his train। तो अगर देखो, अगर V1 ज्यादा है V2 से, अगर V1 V2 से ज्यादा है, तो ये क्या काम करता है, ये ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने से इसको डिसेलरेशन मिलता है, मतलब रिटार्डेशन पीछे की तरफ है ना। ओके, फॉर नो कोलिजन S इज, अगर इनको टकराना नहीं है, अगर इनको टकराना नहीं है, तो फिर बताओ ये S क्या होना चाहिए। अगर इसने रिटार्डेशन A रख दी, V1 रख दिया, सारा कुछ, तो हमें समझ में आया कि इस ट्रेन को हमें S के अंदर अंदर ही रोकना है। अगर लिमिटिंग कंडीशन देख लेंगे तो फिर इस ट्रेन को कहां आना है, एकदम ऐसा आना है, बिल्कुल 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 जस्ट इससे टच करना है, वो तो लिमिटिंग कंडीशन होगी, लेकिन हमें उससे पहले पहले इसको रोकना है। तो ठीक है, अगर कोलिजन को बचाना है, सीधी सी बात है, इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, V2, कॉमन सेंस है। अब इसको रोका, अब इसको रोका, तो इसको भी पीछे की तरफ क्या दे दे, V2। जुगाड़ ही कहता है, जो इसको पलट कर दे दिया वही इसको भी पलट कर देना है। अब देखो मॉडिफाइड सिचुएशन, अब इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी बची, मतलब नेट वेलोसिटी जो बची, वो है V1 माइनस V2। तो ये है एज गुड एज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका एक्सेलरेशन बच्चे कहां की तरफ है, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो यहां की तरफ। और ये वाली ट्रेन जो है इट्स एट रेस्ट, इट्स एट, ये वाली ट्रेन जो है अब ये रेस्ट में है। देखो, अगर मैं देखूं इस वाले ट्रेन की, देखो आगे की तरफ u इसकी रिलेटिव वेलोसिटी और रिटार्डेशन किधर, पीछे। तो अगर मैं देखूं ये है ट्रेन A और ये है ट्रेन B, हमें पता है डायरेक्ट जुगाड़ से स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ, कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग रिलेटिव डिस्टेंस हम देखेंगे, क्योंकि रिलेटिव ही कर रहे हैं हम सारा। स्टॉपिंग रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ए, तो हमें जुगाड़ से पता चलता है कि देखो हमने इसको तो रोक दिया है, इसको रोक दिया है, तो जुगाड़ से पता चलता है कि इसको भी पीछे की तरफ हमें ये देना होगा, है ना। तो पीछे की तरफ दे दिया। अब स्टॉपिंग रिलेटिव डिस्टेंस अभी हमें पता है दैट इज नथिंग, वो होता है u स्क्वायर बाय 2a। डायरेक्ट हमें पता है u स्क्वायर बाय 2a इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, लेकिन u है क्या, u इज v1 माइनस v2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो इतनी डिस्टेंस में ये रुक जाएगी। अगर इसको टकराना नहीं है, अगर a को b के साथ टकराना नहीं है, फिर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी डिस्टेंस में ये ट्रेन रुक जाएगी। तो ये इतनी डिस्टेंस में रुक जाएगी और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस इस इनिशियल सेपरेशन से कम होनी चाहिए। तो फॉर नो कोलिजन ये डिस्टेंस जो है बच्चे, ये क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, S से कम होनी चाहिए। इंप्लाइज
ये d का जो वैल्यू है बच्चे दैट इज v1 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a शुड बी लेस देन s। तो हाँ, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है, हमें तो v1 माइनस वी2 स्क्वायर, v1 माइनस v2 स्क्वायर यहां पे डिवाइड होना चाहिए, है ना, सब में। तो देखो s का जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? v1 माइनस वी2 स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ s चाहिए तो दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस, v1 माइनस वी2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां डिवाइड लगाना भूल गया था तो यहां पे डिवाइड है ये, क्योंकि देखो s इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन दीज टू। अगर s इनिशियल सेपरेशन है तो इतने डिस्टेंस में ये ट्रेन रुक जाएगी, तो वो जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इनिशियल सेपरेशन से तो कम ही होनी चाहिए, तब जाके बचना पॉसिबल है, अदरवाइज बचना पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर देखोगे v2 माइनस वी1 स्क्वायर में अगर आप देखोगे, इसमें यह मसला है कि वो ट्रेन जस्ट उसके साथ टकरा जाएगी, जस्ट, लेकिन हमें तो अवॉइड करना कोलिजन को। हाँ, तो इसीलिए v1 माइनस, फिर v1 माइनस वी2 हो या v2 माइनस वी1, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? इससे होनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। तो चलते आगे। ये देखो, टू शिप्स ए एंड बी आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन। तो दो शिप्स जो है ना वो ऐसे दूर है, कैसे? शिप ए, तो दिस इज शिप ए एंड दिस इज शिप ए, हाँ, आर 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। हाँ, तो ये ऐसे रन हो रही है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ऐसे ये इस लाइन पे लोकेटेड है 10 किलोमीटर। शिप ए फार्दर नॉर्थ, तो जो शिप ए है वो है क्या? वो नॉर्थ की तरफ है, ऐसे। तो जो शिप ए है वो फार्दर नॉर्थ, ऐसे। शिप ए तो इधर है, ऐसे। इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर, तो वो नॉर्थ की तरफ तो है लेकिन कहां की तरफ जा रही है? सो दिस इज शिप ए एंड इट्स मूविंग अलोंग वेस्ट। तो इसकी रफ्तार जो है बच्चे वो कितनी है? वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ, एंड शिप बी जो है वो ऐसे, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, ऐसे। सो दिस इज वी बी, और उसकी रफ्तार कितनी है? उसकी रफ्तार भी है 20, ठीक है, उसकी रफ्तार भी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और यह भी बोला गया है कि उनके बीच की जो इनिशियल दूरी है दैट इज 10 मीटर्स। हाँ, अब क्या पूछा गया? व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। मतलब देखो, ये शिप यहां और ये शिप यहां, तो इनके बीच जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो कितना होगा, और उस डिस्टेंस पे किस टाइम बाद आ जाते हैं। तो इसको भी हमें किससे करना चाहिए? इसको भी बच्चे हमें करना चाहिए भाई, एक फ्रेम से देख लो दूसरी बॉडी को, एक को रोक दो, जो उसके पास है वो दूसरे को पलट कर दे दो, है ना। तो अब इसको हम कैसे करें? किसी एक को रोक दो। किसको रोक दे? ए को रोक दो या बी को रोक दो? चलो ए को रोक देते हैं। ए को रोकने के लिए इधर की तरफ क्या दे? 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसको इधर की तरफ दे दिया तो इसको भी कहां की तरफ देना पड़ेगा? इधर 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मॉडिफाइड सिचुएशन क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड सिचुएशन हो जाएगी ऐसे, ये शिप, तो इसकी नेट वेलोसिटी की तरफ 20 20, तो ये है बी एंड दिस इज ए, तो ये है ए। कुछ बच्चों को लगता होगा कि शायद इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 10 किलोमीटर, शायद यही 10 किलोमीटर इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो बॉडीज के बीच कौन सी होती है? जब उनके बीच हम सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। लेकिन अभी तो ये यहां जा रही है और ये शिप जो है ना ये कहां जा रही है? इधर की तरफ। तो अब हमने इसको रोक दिया है, ठीक है। ये तो शुरुआत में इधर जा रही थी और ये इधर की तरफ जा रही थी। अब इसके पास जो बचा, इसको तो हमने रोक दिया, नाउ इट इज एट रेस्ट। इसको कितनी वेलोसिटी है? एक इधर एक इधर, तो नेट आएगी बच्चे इधर। ये जो होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसका वैल्यू होगा 20√2। क्यों 20√2? क्योंकि ये 20 इनका स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर, तो 20√2।
अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45, कॉमन सेंस, ये एंगल भी होगा 45। तो ये शिप कैसे निकल जाएगा, ये शिप ऐसे निकल जाएगा। अब देखो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये वाली इनके बीच की जो है ना, ये वाली इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। फिर तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा ऐसे। तो ये शिप इधर निकलता है, किस रफ्तार से निकलता है हमें पता है 20√2। अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दो, तो दिस परपेंडिकुलर दूरी जो है, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ये है ए और ये है बी। अब हमें पता है ये है 10 और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45, दिस इज एंगल, दिस इज 45 डिग्री। तो ये है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करें, हम लिखते हैं, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो साइन 45, यहां से मैं साइन 45 देख लूं तो डी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 10। तो डी परपेंडिकुलर जो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज 10 sin 45, दैट इज 10/√2। तो देखो इससे कम आ जाती है। कुछ बच्चों को क्या लगता है, उनको ये लगता है कि इन दो शिप्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 10 क्यों नहीं हो सकती। अरे वो 10 इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये शिप इधर जा रहा है और ये शिप इधर जा रहा है, तो ये 10 किलोमीटर से और पास आ सकते हैं। और दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो होता है कि इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा, तो है ना। तो ये हमें आ गया। अब हमसे ये भी पूछा जाता है कि बताओ कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। तो उसमें भी हमें क्या करना है, ये जो है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनके बीच है, क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम बाद आएगा वो टाइम हमसे पूछा है। तो देखो हमें यहां से लेकर यहां तक का जो है टाइम चाहिए। अगर बच्चे ये हुआ 10 sin, अगर ये हुआ 10 sin 45, ये हुआ 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 cos 45, 10 cos 45। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, लेट t बी टाइम एट विच ships are at क्लोजेस्ट अप्रोच। जब वो क्लोजेस्ट अप्रोच पे होंगे, जब शिप्स क्या होंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब वो होंगे, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए रिलेटिव वेलोसिटी तो इधर की तरफ है 20√2, तो 20√2 है रिलेटिव। इस स्पीड को, इस रिलेटिव वेलोसिटी को टाइम मल्टीपल करके यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो हमने टी माना, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 cos of 45 इंप्लाइज ये बन जाएगा 20√2 इंटू टी इज इक्वल टू 10 cos 45 जो है बच्चे वो है डिवाइड बाय √2। ये और ये कैंसल, तो ये बन जाएगा 2 इन, ये बन जाएगा बच्चे t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2, तो 1/4 सेकेंड्स। तो ये हमने डिस्कस किया रिलेटिव में। तो रिलेटिव में ये चीज हमने डिस्कस की, जो मैं फिर से आपको एक बार बताऊं कि अगर एक शिप, ये समझो बात को, अगर एक शिप इधर जा रहा है V1 से और ये है शिप ए इधर, और दूसरा शिप जो है वो इधर की तरफ जा रहा है V2, इनके बीच की दूरी है D, तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है इनके बीच, जो इनके बीच बच्चे क्लोजेस्ट अप्रोच होता है वो किसके बराबर होता है। देखो इस केस में करना कुछ नहीं है, एक को रोक दो। लेट सपोज कि हमने इसको रोक दिया, तो इधर की तरफ V2, तो इसको इधर की तरफ क्या दे दे V2, तो इसका रिलेटिव आएगा कितना, √V1 प्लस V2 स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अब ये यहां से परपेंडिकुलर गिरा दो, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर दूरी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अगर ये एंगल है लेट सपोज थीटा, तो इस ट्रायंगल में देखा जाए ये परपेंडिकुलर दूरी को निकालते कैसे, इस परपेंडिकुलर दूरी को निकालना, अगर ये दूरी है d, ये एंगल है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर दूरी इज नथिंग, दिस इज d साइन ऑफ थीटा। और ये वाली यहां से पार्टिकल जब गया था यहां तक, ये शिप जब यहां से यहां गया था, तो कुछ टाइम तो लगा होगा ना इसको यहां से लेकर यहां तक जाने में, तो ये वाली दूरी जो हो जाती है, हाँ, तो ये है अलोंग द लाइन, इसे डी पैरेलल हम कहेंगे क्योंकि ये अलोंग द लाइन ही है। तो ये आ जाता है बच्चे डी कॉस थीटा। तो ये डी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा v रिलेटिव इंटू टी, जो कि टाइम लगता है इसको यहां तक यहां जाने में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी कॉस ऑफ थीटा
इज इक्वल टू वी रिलेटिव जो है, वी रिलेटिव कैसे निकाले, वी रिलेटिव हमने निकाला है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इंटू टी, ऐसे। अब ये भी तो एंगल वगैरह ये हम निकाल ही सकते हैं। तो ऐसे आपको ख्याल रखना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच जस्ट ये वाली डिस्टेंस नहीं होती जब ये इनिशियली किसी सेपरेशन पे थी, तो ये रियलिटी में इससे कम भी हो सकती है ना। अब और एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखो, उसको आप खुद ट्राई करोगे, तो जब हम कल की क्लास में मिलेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3 पार्टिकल्स ए बी सी आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 पार्टिकल्स ऐसे इक्विलेटरल के वर्टेक्स पे लोकेटेड है ऐसे। तो अगर इसका साइड ए, इसका साइड ए, तो इसका साइड ए है ना। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, तो हर कोई स्पीड कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। a ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग b, तो मतलब ये है a, दिस इज b एंड दिस इज c, तो a की वेलोसिटी जो है वो हमेशा b की तरफ होती है, स्पीड है v है ना। तो b अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द b अलोंग c, तो b की अलोंग c और जो c की है अलोंग a, ऐसे। मतलब ये a b की तरफ जा रहा है, b c की तरफ जा रहा है और c a की तरफ जा रहा है ना। तो कितने टाइम बाद ये पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो इनको कितना टाइम लगेगा पार्टिकल्स को मिलने में, तो ये एज अ होमवर्क है। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, तो पहले मैं यही दिखाऊंगा, फिर आप अपने आंसर चेक करोगे। तो इस लेक्चर को इसी टाइम पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।